आइए, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के कुछ अन्य बिंदुओं की ओर ध्यान दें। सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ लिखा है द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक गिलास पानी लिया, तो उस पानी में पदार्थ की मात्रा है, मतलब पानी जिन जिन पदार्थों से बना है उसकी कुछ मात्रा निहित है। अब यदि हम लोग एक बाल्टी पानी ले लेंगे तो उसमें भी पानी जिन पदार्थों से बना है उसकी कुछ मात्रा है। इसका मतलब यहाँ कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से जो बाल्टी के पानी की मात्रा है जल की, वह ग्लास के पानी के मात्रा से अधिक है। इसमें और दो चार चीज़ देखें कि जो द्रव्यमान है उसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए वह एक अदिश राशि है। और ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं, चाहे वह पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, अंतरिक्ष में हो या पहाड़ पर हो। तो इसलिए हम कहते हैं किसी स्थान पर इसका मान समान रहता है। और चौथी चीज़, द्रव्यमान को हम लोग साधारण तुला के द्वारा मापते हैं। अब दूसरी राशि देखिए, भार, वेट, इंग्लिश में इसको वेट कहते हैं। भार क्या है? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वह उस वस्तु का भार कहलाता है। अब भार के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से यहाँ देखें कि m द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। देखिए, अभी हम लोग देखें कि वस्तु का भार, उसको W से डिनोट करते हैं, बराबर हो गया पृथ्वी द्वारा आरोपित बल। अब बल हम लोग न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में पढ़े हैं, बल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो वस्तु का द्रव्यमान m हो गया और पृथ्वी द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या है? g, गुरुत्वीय त्वरण g, अर्थात W बराबर m इंटू जी। अर्थात जो वस्तु है उसका भार होगा उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर। अब आइए इसमें कुछ मुख्य बातें देखें। देखिए, यह एक बल है, भार एक बल है और बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए भार का भी मात्रक होगा न्यूटन, जो कि n से हम लोग सूचित करते हैं। अब देखिए, वस्तु का भार स्थान के अनुसार बदलता है। अर्थात यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर है तो उसी वस्तु का भार अलग होगा यदि उसी को हम ले जाए चंद्रमा चांद पे। आखिर ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग देखें। देखिए, जैसे हम लोग g का मान में निकाले थे, इसका एक ये व्यंजक था Gm/r², जहाँ g तो हमारा कांस्टेंट हो गया और ये जो m है पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या अगर सतह पर है तो, या फिर पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी हो गई। अब ध्यान दीजिए, यदि यह दूरी बढ़ेगी, चेंज करेगी, तो हमारा g का वैल्यू चेंज कर जाएगा। जब g का वैल्यू चेंज करेगा तो स्पष्टतः हमारा w का वैल्यू भी चेंज करेगा। इसलिए है स्थान के अनुसार किसी वस्तु का भार बदलता है। अब यहाँ देखा जाए कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो उसका भार कैसे बदलता है, और पृथ्वी की सतह पर उसी वस्तु का भार अधिक कहाँ होगा और कम कहाँ होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं ये पृथ्वी का मान लीजिए केंद्र है और ये ध्रुव और ये विषुवतीय क्षेत्र है ऐसे, और ऐसे ये उत्तरी ध्रुव, यहाँ मान लीजिए दक्षिण ध्रुव। हम जान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चिपटी है और जो विषुवतीय क्षेत्र में वो बल्गिंग आउट है, मतलब थोड़ी सी बाहर की ओर निकले हुए। स्पष्ट है, यदि हम इसको लेंगे, इस दूरी को, तो OP इस दूरी OE से थोड़ी सी कम होगी। अर्थात यहाँ पर जो r का डिस्टेंस है यहाँ पर ध्रुव पर, वो कम होगा। कम होने के कारण g का मान अधिक होगा। जब g का मान अधिक होगा
तो वस्तु का भार भी अधिक हो जाएगा। लेकिन जैसे हम ध्रुवों से बढ़ना शुरू करेंगे विषुवतीय क्षेत्र की ओर, तो क्रमशः धीरे धीरे यह जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाएगी। जब यह बढ़ता जाएगा तो जी का मान घटता जाएगा, अर्थात वस्तु का भार भी धीरे धीरे घटता जाएगा। तो इसका कंक्लूजन हम लोग करें कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का सबसे अधिक भार ध्रुवों पर होता है, जबकि सबसे कम भार विषुवतीय क्षेत्र में होता है। और यहाँ देखिए, इसीलिए हम लोगों ने लिखा कि पृथ्वी सतह पर सबसे अधिक भार ध्रुवों पर होगा और पृथ्वी सतह पर सबसे कम भार विषुवत क्षेत्र में होगा। और देखिए, भार शून्य भी हो सकता है यदि हम ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर जी का वैल्यू 0 हो जाए, तो हम देखेंगे कि वस्तु का भार भी शून्य होगा। यदि हम कल्पना करें कि धीरे धीरे ऐसे जाते जाते हम पृथ्वी के केंद्र पर चल जाएं, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए भार भी उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आगे आइए, भार एक सदिश राशि है, चूँकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। अब हम लोग देखें कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर है, उसको चांद पर ले जाएं, तो उसके भार में कितना अंतर पड़ेगा। हम जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ही कम है, जिसके कारण चंद्रमा जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है तो वह पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण भी कम होता है। एक्चुअली जो चंद्रमा द्वारा उत्पन्न त्वरण होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, वह पृथ्वी द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 भाग होता है। तो देखिए, हम लोगों ने लिखा है पृथ्वी पर भार और चंद्रमा पर भार, उसके बारे में हम लोग संबंध देखते हैं। चंद्रमा द्वारा उत्पन्न त्वरण हो जाएगा 1/6g, पृथ्वी का होता है g और उसका ठीक 1/6वां भाग। तो वस्तु का भार वेट ऑन मून, m मून के लिए हम लोग लिखे हैं, वो होगा m × g/6। तो इसी को हम लोग करेंगे 1/6 mg। अब देखिए 1/6 हो गया, mg क्या हो गया, पृथ्वी पर भार, तो उसी को हम लिखिए we, अर्थात चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 पृथ्वी पर भार। मतलब किसी वस्तु का पृथ्वी पर जो भार होगा, यदि चंद्रमा पर उसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसका भाग लगभग इसका 1/6वां भाग हो गया। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर कोई वस्तु है जिसका भार है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन हो गया। जब उसको पृथ्वी पर से हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 60 का 6वां भाग मतलब 10 न्यूटन उसका भार हो जाएगा चंद्रमा के ऊपर। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और देखा जाए, वह है 1 किलोग्राम भार। 1 किलोग्राम भार क्या है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के भार को 1 किलोग्राम भार कहते हैं। उसका संकेत है केजी वेट, किलोग्राम वेट, किलोग्राम भार। उसी को देखिए स्पष्ट है कि 1 केजी वेट 1 किलोग्राम भार हो गया, ये द्रव्यमान 1 केजी और गुने हमारा जो त्वरण जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 और ये दोनों मिलके क्या हो गया, न्यूटन। इस तरह से हमारा 1 केजी वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। आइए अब कुछ और जानकारी हम लोग प्राप्त करें। देखिए यहाँ मैंने लिखा है प्रणोद, थ्रस्ट। प्रणोद क्या है, किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। मतलब प्रणोद भी एक बल ही है। मान लीजिए यह इतनी बड़ी सतह है और इस पर कोई बल ठीक 90 डिग्री पे लंबवत लग रहा है, तो हम कहेंगे उस बल को प्रणोद कहेंगे। मतलब किसी सतह पर यदि कोई बल लंबवत लगेगी तो उसका हम एक विशेष नाम दे दिए, उसको प्रणोद कहते हैं। अब प्रणोद की जरूरत हमें कहाँ पड़ी, दाब, प्रेशर। दाब क्या है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। मान लीजिए ये इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो इसके एकांक इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रणोद लगेगा, मतलब लंबवत जो बल लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं दाब। अर्थात दाब बराबर हो गया प्रणोद बटा में क्षेत्रफल। दाब को हम लोग P से डिनोट करते हैं और प्रणोद F हो गया बल और क्षेत्रफल का संकेत हमारा A हो गया। अब हम लोग देखें दाब का मात्रक क्या होता है।
देखिए यहाँ दाब है, दाब का मात्रक में बल है तो बल का मात्रक, और यहाँ ए हो गया क्षेत्रफल का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और बटा में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल जो वैज्ञानिक थे उनके सम्मान में इस न्यूटन मीटर स्क्वायर को, प्रेशर के मात्रक को हम लोग पास्कल कहते हैं। उसका संकेत है ऐसे पी ए, कैपिटल पी स्मॉल ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप यहाँ दाब है बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटा में क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि यदि हमारा बल वही रहे तो क्षेत्रफल के अनुसार दाब बढ़ेगा या घटेगा। यदि देखिए यहाँ पर नीचे क्षेत्रफल है, यदि क्षेत्रफल का मान अधिक हो जाएगा तो दाब कम हो जाएगा, और यदि क्षेत्रफल का मान कम हो जाएगा तो दाब अधिक हो जाएगा। जरा मैं एक दो चीज़ें आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए ये हमारा ये पिन है, पिन का ये नुकीला भाग है और ये चौड़ा भाग, और ये आलू है। मान लीजिए हम इसको इस भाग से दबाएंगे, यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, उतने ही बल से देखिए हम दबा रहे हैं तो आराम से हम लोग इस आलू के अंदर इस को घुसाने में कामयाब हो गए। चूँकि हमने बल तो उतना ही लगाया, उतना ही प्रणोद लगाया, लेकिन यहाँ एरिया कम है, और जब इसी को हम इधर से दाब लगा रहे, यहाँ से बल लगा रहे हैं, तो बल लगा तो रहे हैं लेकिन क्षेत्रफल इसका अधिक होने के कारण दाब कम उत्पन्न हो रहा है, और जिसके कारण यह आलू के अंदर नहीं जा पा रहा है। और एक दो उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए डस्टर है, डस्टर का ये भाग है और ये भाग है। यदि इसको हम किसी बालू के ढेर पर इस तरह से गिराएंगे तो यहाँ से जो बल लगेगा वह, चूँकि यह क्षेत्रफल कम होगा तो यह बालू में ज़्यादा दूर तक धंसेगा। अगर ऐसे गिराएंगे तो बालू में ये कम दूर तक धंसेगा, चूँकि वहाँ पर दाब हमारा इधर कम हो जाएगा, यहाँ पर दाब अधिक होगा। इसी तरह का और भी उदाहरण है, जैसे हम लोग देखते हैं चाकू। चाकू में देखते हैं हम लोग कि क्या होता है कि काटते काटते हम लोग कहते हैं चाकू की धार कम हो गई, जिसके कारण जो सब्जियां हैं वो अच्छे से नहीं कटती। उसका कारण क्या है कि यह जो धार है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब ये धारदार नहीं होती, क्षेत्रफल बढ़ने के कारण दाब कम हो जाता है, जिसके कारण उतना ही बल लगाने पे ये सब्जियों को अच्छे से काट नहीं पाती। यही जब हम लोग इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको घिस करके जब इसके क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, अर्थात इसको तेज कर देते हैं, तो उतना ही बल लगाने पे हम देखते हैं कि दाब अधिक लगता है और सब्जियां आसानी से कट जाती हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे आपका जो बैग होता है उसमें चौड़े फीते, जैसे मान लीजिए ये थैला है, इस थैले में मैंने किताबें रखी हैं, और ये जो थैला है इसका फीता देखिए चौड़ा है, इसलिए मैं आराम से उसको उठा पा रहा हूँ। लेकिन देखिए इसमें इसका भार नीचे लग रहा है, बल नीचे लग रहा है, और ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल पे हमारे ये उंगली पे बल लग रहा है। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम लग रहा है, मैं आसानी से उसको उठा पा रहा हूँ। लेकिन अब देखिए फीते को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ देखिए पतला तार के समान फीता है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे मेरे उंगली के बहुत कम क्षेत्रफल पर उतना ही बल लग रहा है, जिसके कारण हमारे उंगली के इस क्षेत्रफल पर दाब बढ़ गया है और मुझे इसको टांगने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। उसी तरह से यदि आपके बैग की तरह मैं इसको गर्दन पे लटका लूँ तो यहाँ गर्दन पे दाब बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ नोट में लिखा है कि यदि बल स्थिर हो तो दाब क्षेत्रफल के अनुसार बदलता है, अर्थात यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक हो जाएगा। लेकिन यदि क्षेत्रफल निश्चित है, अर्थात जो क्षेत्र है वह निश्चित हो गया, तो हमारा दाब बल के अनुसार बदलेगा। अर्थात यदि बल अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा, और बल कम होगा तो दाब भी कम होगा। तो इस एपिसोड में इतना ही, फिर अगली चीज़ें अगले एपिसोड में। धन्यवाद।